भारत का संविधान जानते हैं, ये सिर्फ एक कानूनी किताब नहीं है। इसके पीछे एक बहुत लंबी और दिलचस्प कहानी है। ये कहानी कोई 10-20 साल की नहीं, बल्कि लगभग 200 सालों में फैली है। सोचिए, एक ट्रेडिंग कंपनी के राज से लेकर एक आज़ाद भारत के अपने नियम कानून बनाने तक का सफ़र। आज हम इसी ऐतिहासिक सफ़र को समझने वाले हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि किसी देश का संविधान बनता कैसे है? क्या ये किसी एक क्रांति की वजह से एक झटके में बन जाता है, या फिर ये एक बहुत लंबी, धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया का नतीजा होता है? भारत की कहानी दूसरे वाली है। ये ब्रिटिश राज में धीरे धीरे एक एक कदम करके हुए बदलावों की कहानी है। तो हमारा सफर 5 जरूरी पड़ावों से गुजरेगा। हम शुरू करेंगे कंपनी के राज से क्राउन के राज तक के बदलाव से। फिर देखेंगे कि भारतीयों को पहली बार राजनीति में थोड़ी बहुत जगह कैसे मिली, सरकार में उनकी भागीदारी कैसे बढ़ी और फिर सेल्फ गवर्नेंस की तरफ कदम कैसे बढ़ाए गए। और आखिर में हम जानेंगे कि अपनी खुद की संविधान सभा की मांग कैसे और क्यों। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव हमें उस दौर में ले जाता है जब ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि असल में सिर्फ व्यापार करने आई थी, उसी ने भारत में प्रशासन की पहली नींव रखी। यहीं से भविष्य की कहानी का मंच तैयार हो रहा था। देखिए, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझने वाली है। शुरू के कानून, जैसे कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, वो सीधे भारत पर राज करने के लिए नहीं बने थे। उनका असली मकसद तो ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करना था। मतलब एक ब्रिटिश कंपनी जो भारत पर राज कर रही थी, उसे ब्रिटिश सरकार अपने काबू में रखना चाहती थी। तो ये पूरा मामला पावर बैलेंस का था, ना कि सीधे सीधे भारत पर शासन करने का। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि चीजें कैसे बदली। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट ने बंगाल के गवर्नर जनरल का पद बनाया और कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया। फिर 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट ने कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कामों को अलग अलग कर दिया। 1833 का चार्टर्ड एक्ट एक बड़ा मोड़ था। इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, जिससे पावर एक जगह सेंट्रलाइज हो गई। और आखिरकार 1858 में सत्ता कंपनी के हाथ से निकलकर सीधे ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई। यहीं से ब्रिटिश राज की औपचारिक शुरुआत हुई। अब हम आते हैं दूसरे दौर में। यहाँ हम उन छोटे छोटे और बहुत ही सधे हुए कदमों को देखेंगे जो ब्रिटिश सरकार ने पहली बार भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल करने के लिए उठाए थे। ये एक तरह से बस एक झलक थी। इन दो एक्ट्स को अगर हम साथ में देखें तो पता चलता है कि तरक्की कितनी धीमी थी। 1861 के इंडियन काउंसिल्स एक्ट ने पहली बार भारतीयों को वायसराय की काउंसिल में शामिल तो किया, लेकिन उनके पास असल में कोई पावर नहीं थी। फिर आया 1892 का एक्ट। इसने मेंबर्स की संख्या तो बढ़ाई और उन्हें बजट पर बहस करने का हक भी दिया, लेकिन उस पर वोट करने का नहीं। तो ये बस नाम की मौजूदगी से एक बहुत ही सीमित आवाज बनने तक का सफर था। चलिए अब 20वीं सदी की शुरुआत में चलते हैं। ये एक ऐसा दौर था जब सरकार में भारतीयों की भूमिका को बढ़ाने के लिए कुछ बड़े लेकिन काफी विवादित सुधार किए गए। 60 ये नंबर जरूरी है। 1909 का इंडियन काउंसिल्स एक्ट, जिसे हम मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं, उसके तहत लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का साइज काफी बढ़ा दिया गया। जो सेंट्रल काउंसिल थी, उसमें मेंबर्स की संख्या बढ़कर 60 तक हो गई। लेकिन असली बात यह है, यही वो 1909 का एक्ट था जिसने सेपरेट इलेक्टोरेट्स यानी पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत की। इसका मतलब ये था कि किसी खास धर्म के लोग, शुरू में ये मुसलमानों के लिए था, सिर्फ अपने ही धर्म के उम्मीदवारों को वोट दे सकते थे। इस एक फैसले ने भारत की राजनीति की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उन बड़े कानूनी कदमों को देखते हैं जिन्होंने पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन और राज्यों को स्वायत्तता देने जैसे कॉन्सेप्ट्स पेश किए। ये सेल्फ गवर्नेंस की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, एक मील का पत्थर था। इसने पहली बार भारत में डायरेक्ट डेमोक्रेसी का सिद्धांत लागू किया, भले ही वोट देने का हक बहुत कम लोगों को था। इसने प्रांतों में डायाकी यानी द्वैध शासन की भी शुरुआत की। इसका मतलब था कि कुछ डिपार्टमेंट्स भारतीय मंत्रियों के कंट्रोल में थे, तो कुछ जरूरी वाले ब्रिटिश गवर्नर के पास ही रिजर्व थे। और फिर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये अंग्रेजों का बनाया हुआ आखिरी और सबसे बड़ा कानून था। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट था जिसका मकसद भारत में एक फेडरल स्ट्रक्चर बनाना था। और जानते हैं, इसी एक्ट का एक बड़ा हिस्सा बाद में हमारे अपने संविधान का आधार बना।
इस एक्ट की कुछ खास बातें थीं। इसमें एक ऑल इंडिया फेडरेशन का प्रस्ताव रखा, प्रांतों को स्वायत्तता दी और डायरकी को खत्म कर दिया। एक फेडरल कोर्ट बनाया, शक्तियों को फेडरल, प्रोविंशियल और कॉन्करेंट लिस्ट में बांटा और इसने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भी स्थापना की। एक तरह से इसने एक आज़ाद भारत की सरकार के लिए ढांचागत नींव रख दी थी। अब हम अपने सफर के आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर आ गए हैं। यहां से फोकस पूरी तरह बदल गया। अब बात अंग्रेजों के बनाए कानूनों को मानने की नहीं थी, बल्कि भारतीयों के लिए, भारतीयों द्वारा एक संविधान लिखने की मांग उठने लगी थी। आप देख सकते हैं कि ये मांग कैसे बढ़ी। सबसे पहले 1934 में एम.एन. रॉय ने एक संविधान सभा का आइडिया पेश किया। फिर 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसे अपनी ऑफिशियल डिमांड बना लिया और 1935 के बाद ये मांग आज़ादी की लड़ाई का एक सेंट्रल हिस्सा बन गई। महात्मा गांधी के इन शब्दों ने इस पूरी भावना को जाहिर कर दिया। संविधान सभा ही एक ऐसा संविधान बना सकती है जो देश के लिए स्वदेशी हो और सही मायने में पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करे। ये सिद्धांत कि किसी भी देश का संविधान उसके अपने लोगों की मर्जी से बनना चाहिए, सबसे ऊपर हो गया। तो इस लंबे सफर का नतीजा ये हुआ कि 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया, जिसे एक आज़ाद भारत का संविधान बनाने का ऐतिहासिक काम सौंपा गया। दशकों के सुधार, मांगे और संघर्ष आखिरकार इस मुकाम पर पहुंचे। तो आखिर में ये सवाल उठता है, ये लंबा, धीरे धीरे आगे बढ़ने वाला सफर हमें इस बारे में क्या सिखाता है कि बड़े, बुनियादी बदलाव आखिर होते कैसे हैं? ये हमें दिखाता है कि भारत की संवैधानिक आज़ादी किसी एक क्रांतिकारी दिन का नतीजा नहीं थी, बल्कि ये एक विकास की, बातचीत की और संघर्ष की लंबी प्रक्रिया थी। ये धैर्य और लगातार कोशिश करते रहने की कहानी है।